गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू आर गुड। आज 17 मार्च 2021 है और दिन की शुरुआत जो है वो मैं करना चाहूँगा इस कोट के साथ। देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है ये एक ऐसा कॉस्मेटिक है, मीन्स इससे अच्छा कोई कॉस्मेटिक ब्यूटी के लिए है ही नहीं। अगर आप खुश रहते हैं, इफ़ यू आर हैप्पी देन पीपल विल फाइंड यू ब्यूटीफुल। और एक दूसरी चीज़ हैप्पीनेस के साथ जुड़ी हुई, हैप्पीनेस जो है उसकी कहीं पर वर्षा नहीं होगी, हैप्पीनेस की कोई मार्केट नहीं है, हैप्पीनेस ईश्वर आपको नहीं देगा, हैप्पीनेस आपका दोस्त आपको नहीं देगा। यू हैव टू चूज हैप्पीनेस। इट्स ए चॉइस, याद रखिएगा। राइट, जीवन में हर प्रकार के धूप छाव, गुड बैड, ब्लैक वाइट, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन सारे टफ टाइम्स में भी यू कैन ऑलवेज चूज हैप्पीनेस। कीप दिस थिंग इन माइंड। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यूएसए और इंडिया के एक रोबस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप, फिर फ्रीबीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर फ्रीबीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल लिखा गया है और सीबीआई के ऊपर एक आर्टिकल है। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। डेमो वीडियोस देखने के लिए चेकआउट studyIQ.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस कोर्स में कवर किए गए हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये सारे सब्जेक्ट्स, कोर्स के दूसरे भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो हमारे वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से आपको मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ। सी, इट्स वेरी ईजी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है, राइट। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, it's about USA and India, as you can see on your screen, a robust economic relationship. A closer economic partnership would bring gains to both sides in terms of GDP, employment and productivity, given the complementary natures of their economies. दोनों देशों की जो इकोनॉमीज हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली इकोनॉमीज हैं। जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये किसी भी देश की जब इंक्रीज होती है तो उस देश में उतना ही डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ओके। ग्रोथ जो है ये क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई एक बात है, फिगर्स, आंकड़े, फैक्ट्स। डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई एक बात है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके परिवार, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप खुद सोचें, अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस प्रकार की होगी। और दूसरा जो सिनारियो है वो ये है कि आपके परिवार की इनकम जो है वो एक महीने की इनकम आपकी 1,50,000 रुपये है। तो अगर पहले से ही आपके परिवार की इनकम लेट से 1,50,000 रुपये रही है तो आपका किस प्रकार का एजुकेशन आपको मिलेगा, किस प्रकार की स्किल्स मिलेगी, कौन से स्पोर्ट्स क्लब्स के आप मेंबर होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको जो जॉब मिलेगी, आप जो बिजनेस करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो आपका ग्रोथ होगा क्योंकि आपका डेवलपमेंट हुआ था आपकी परवरिश में, इसकी वजह से आपका ग्रोथ हो रहा है। और कई बार ऐसा होगा कि ये 10,000 वाला परिवार जो है, जो 10,000 रुपये पर महीने कमा रहा है, इन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया, थोड़ा बहुत लक भी काम आया एक्सेट्रा, और फिर इनकी इनकम भी 1,50,000 हो गई और उसके बाद उस परिवार का डेवलपमेंट होने लगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जीडीपी आंकड़े,
इंक्रीज़ होंगे, एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा जॉब्स मिलेगी लोगों को, बिजनेसेस में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो ये दोनों देशों के लिए एक हित की बात होगी, इज़न्ट इट। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों ने ये लक्ष्य रखा है कि साल में एक दूसरे के साथ $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे। इसमें सेवाएं भी आ गई और इसमें सामान भी आ गया। लेकिन 2019 का आंकड़ा अगर हम देखें तो ट्रेड था $146 बिलियन। ये 7.7% पर ईयर से एक्सपांड हो रहा है, और यही अगर स्पीड रही तो इट विल टेक अनदर 15 ईयर्स, मे बी 15-16 ईयर्स, 2036 तक ये $500 का आंकड़ा हम अचीव कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स वी नीड टू अचीव दिस वन बिट अर्लियर। इतने 15 सालों तक वहाँ तक पहुँचे तो दैट्स नॉट ए वेरी इंप्रेसिव फिगर। तो इसके लिए हमें चाहिए डबल डिजिट ग्रोथ। अब डबल डिजिट ग्रोथ या फिर बेसिकली बड़ी बात को एक बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कैसे हम ट्रेड को एक्सपांड करें, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर दोनों देश फोकस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पेंडेमिक, कोविड-19, दवाइयाँ, वैक्सीन, राइट। यूएसए के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। दोनों देश चाहते हैं कि दुनिया में जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस जो है, ये पेंडेमिक जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा जीवन जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। हमारा सामान जो हम बेच रहे थे, जो सेवाएं हम बेच रहे थे, जो खरीद रहे थे, ये सारी चीज़ें हम जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल कर दें। ए कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक वुड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कंटेनमेंट ऑफ द वायरस। जितना जल्दी हम इस वायरस को कंटेन कर पाएंगे, रोक पाएंगे, उतना ही ज़्यादा व्यापार हम कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दोनों देशों को ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। ट्रंप साहब के टाइम से, जब इलेक्शंस होने वाले थे उससे पहले भी बात चल रही थी कि एक छोटा सा एक क्विक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और दोनों देशों के बीच में लक्ष्य यह है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या ये है कि हम एक दूसरे को मुफ्त में सामान देंगे? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे। लगभग 80% जितनी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। तो इट्स लाइक आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश कोई सामान बेच रहे हैं, तो यू कैन जस्ट लोड योर ट्रक एंड सेंड इट ओवर देयर। वहाँ पर कोई बायर है तो आपका सामान आपने बेच दिया। ये दो देशों के बीच में फिर हो जाएगा। तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक अल्टीमेट लक्ष्य है एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, दोनों देशों का या फिर किसी भी दो पार्टीज के बीच में यही एक अल्टीमेट लक्ष्य होता है एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल लेबर, हमारे देश के लोग जो हैं अगर वहाँ पर जाकर काम कर सकें, वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर काम सकें, तो ये सारी चीज़ों से सेवाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा। सर्विसेज जो है वो काफ़ी एक्सपांड होगी। डिफेंस इंडस्ट्री, यूएस से टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। भारत जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, तो यूएसए की टेक्नोलॉजी को यहाँ ट्रांसफ़र करके हमारे देश में अगर हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को बनाएं तो हमारे देश के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे देश, जैसे कि अगर हम टोयोटा की कार्स जो हैं, जापानीज़ कार्स, अगर हम हमारे देश में बनाकर फिर जापान को वापस भेजते हैं उनके यूसेज के लिए, इन द सेम वे यूएसए के डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे देश में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर दोनों देशों को फोकस करना चाहिए। इसको लेकर एसएमई फोरम एक्सेट्रा बनाया जा सकता है। फिर क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स पेरिस एग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई मैंने डिस्कशन की है। याद कीजिए कि जो बाइडन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज फार एज क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप, दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक, दूसरी कौन सी कंपनीज हैं एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज काफ़ी है, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। तो ये सारी कंपनीज जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, ये ऑफ कोर्स गूगल का पार्ट ही है। बट एनीवे दिस एग्जांपल्स आर इनफ। अब बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यू नो व्हाट आई मीन कि डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप जो है, भारत अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमारे लोग जो हैं दे आर क्वाइट फेमस। सुंदर पिचाई देख लीजिए और सत्या नाडेला है, देन वी हैव मेनी अदर पीपल एज वेल। तो हमारे देश में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपांड करना चाहते हैं। यूएसए की कंपनीज जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं इन क्षेत्रों में, उनके पास अनुभव है, उनके पास वो रीच है, उनके पास वो सेटअप है।
तो ये भी हमें दोनों देशों को बहुत काम आ सकता है। और लास्ट में एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसके ऊपर दोनों देश अगर फोकस करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और जो $500 बिलियन का लक्ष्य है वो लक्ष्य हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए बैटल इन द सेम वेन। तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं ऑन 6 अप्रैल। अब ये वाला जो इलेक्शन है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहली बार एक ऐसा इलेक्शन हम देखेंगे जब दो दिग्गज पॉलिटिशियन अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक AIADMK के लीडर थे जयललिता, और DMK के लीडर M करुणानिधि। ये दोनों लीडर्स जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के बाद ये पहला ऐसा असेंबली इलेक्शन है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये दोनों पार्टीज़ जो हैं ये प्रीडोमिनेंट पार्टीज़ हैं, ये सबसे बड़ी दो पार्टीज़ हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं एज फार एज तमिलनाडु इज़ कंसर्न्ड। बाकी कुछ कमल हसन की एक पार्टी है और दूसरे भी प्लेयर्स की पार्टीज़ हैं, लेकिन दिस पार्टीज़ आर द बिगेस्ट, लंबे टाइम तक इसने राज किया, फिर पिछले लगभग 10 सालों से ये पार्टी भी पावर में है। अब तमिलनाडु के पॉलिटिक्स की एक जो बात है वो ये है फ्रीबीज़ यानी कि मुफ्त में चीज़ें देने की प्रोमिसेस, कि अगर हम इलेक्ट हो जाएंगे तो आपको साइकिल देंगे, कुकर देंगे, मिक्सचर ग्राइंडर देंगे। DMK पार्टी ने ये बताया है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनका मैनिफेस्टो ये कहता है कि जो महिला प्रमुख हैं, एक घर की जो हेड हैं महिला, तो उस महिला को हर महीने 1,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे, 1,000 रुपीज़ पर मंथ। फिर जो पेंडेमिक हिट राशन कार्ड होल्डर हैं उनको 4,000 रुपये जो हैं वो दिए जाएंगे। तो लगभग ऐसे 2 करोड़ लोग हैं। और कुकिंग गैस का जो सिलेंडर है, गैस बॉटल जो है, उसके ऊपर आपको 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को राज्य सरकार जो है वो कम करेगी। तो ये किसकी प्रॉमिस है? DMK पार्टी की। अब DMK पार्टी प्रॉमिस दे रही है तो क्या AIADMK पार्टी चुप बैठ जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। AIADMK पार्टी ने ये कहा है कि हम महिला हेड को 1,500 रुपये देंगे, आपको 6 गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे 1 साल के लिए, तो 2 महीने का एक बॉटल, और वॉशिंग मशीन दिया जाएगा आपको, सोलर पावर्ड कुक स्टोव दिया जाएगा, और 50% सब्सिडी दी जाएगी महिलाओं को टिकट्स में। बस टिकट्स जो हैं वो आपको 10 रुपये हैं, देन यू हैव टू पे ओनली 5 रुपीज़। तो ये सारी फ्रीबीज़ हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सारी फ्रीबीज़ जो हैं वो पार्टीज़ तो प्रॉमिस कर रही है, लेकिन ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे आएंगे राज्य के, स्टेट के, यानी कि हम सब के पैसे। खास करके तमिलनाडु में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो भी टैक्सेस पे किए हैं सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर जो सेंटर से जो भी पैसे वापस स्टेट को मिलेंगे, तो ये सारे पैसे जो हैं उन पैसों में से ये सारी फ्रीबीज जो हैं वो देने का वादा किया है। क्या इतने पैसे राज्य सरकार के पास हैं? क्या इतने सारे पैसे राज्य सरकार को इन सारी चीज़ों में खर्च करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और फ्रीबीज जो हैं ये एक प्रकार की आदत डाल देती है। इट्स लाइक स्पून फीडिंग। इट्स लाइक यहाँ पर सिर्फ AIADMK और DMK की बात नहीं है, मैं इन जनरल पॉलिटिक्स आपको समझा रहा हूँ। पार्टीज़ जब ये चीज़ें देती हैं तो लोगों को उनके ऊपर एक डिपेंडेंट बना देती हैं। किसने कहा था ये कि किसी व्यक्ति को खाना अगर आप एक टाइम दे रहे हैं तो आप उसकी एक बार मदद करें। किसी को अगर आप पैसे दे रहे हैं, लेट्स से कोई भूखा व्यक्ति है तो आपने उसको 100 रुपये दिए, तो आपने उसकी एक बार मदद की, या फिर वो 100 रुपये में से 2 मिल ले पाएगा। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति को काम सिखा दिया, स्किल सिखा दी, स्किल दे दी, उसको स्किल्ड बना दिया, जो भी कोई स्किल उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है, एटलीस्ट आपने उसको लेट्स से गाड़ी चलाना सिखा दिया, या फिर कोई दूसरा छोटा बड़ा काम सिखा दिया, कंस्ट्रक्शन का काम, खेतीबाड़ी का काम, तो फिर वो एटलीस्ट अपना खाना पीना, अपनी देखभाल जो है वो उतना तो वो कमा ही लेगा। तो जब फ्री बीज दी जाती हैं तो हम हमारे ही लोगों को खोखला बना देते हैं, उनको मुफ्त की आदत डाल देते हैं। और ये मेंटालिटी जो है, ये मुफ्त में चीज़ें मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मुझे ये बेनिफिट्स मिले एक्सेट्रा, ये आदत पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रग। ये आपको हमेशा
हमेशा के लिए डिपेंडेंट बना देगी। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखेंगे जो अपने पेरेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। राइट, जब एक एक एज के बाद जब कमाने की बारी आती है तो वो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि पूरा जीवन जो है स्टार्टिंग के 20-25 साल जो है सारी चीज़ें फ्री में मिली हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए एक्सेट्रा, और कभी पैसों की ऐसी कदर नहीं होती है। और उसके बाद फिर पता चलता है कि जब खुद की बारी आती है तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। तो सेम चीज़ लोगों की भी हो जाती है। फिर जनरेशन बाय जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को भी ये आदत हो जाएगी, क्योंकि उसने भी पेरेंट्स को देखा है कि सारी चीज़ें जो है वो सरकार फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे ऐसे लोग हम बनाते हैं, सरकारें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ऐसी आदत डालती है इस दुनिया में, जहाँ पर भी जाए यू विल फाइंड टेकर्स। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। राइट, दे आर आफ्टर समथिंग, दे वांट टू टेक एज मच एज फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आप इस बात का कितना विश्वास करें आई एम नॉट श्योर, और ये थोड़ा बहुत भाषण जैसा भी लगेगा, लेकिन द रियलिटी इज़ दैट इफ़ यू चेंज योर माइंडसेट, इफ़ यू बिकम ए गिवर, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग, you know, you will always have to give enough, you know. Anyway, I'm not trying to be any philosophical here, लेकिन जो मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताई कि ये डिपेंडेंट बना देना जो है ये कहाँ तक सही है, ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है, हम सबको सोचना है। दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में महिलाओं 55% महिलाएं जो हैं ये एनीमिया की शिकार हैं। बच्चों की बात करें तो 50.7% बच्चे जो हैं उनको एनीमिया है। ऐसी सिचुएशन में ये सोलर पावर्ड कुक स्टव और ये वॉशिंग मशीन और व्हाटएवर दूसरी पार्टीज ने क्या जो भी प्रोमिसेस की हैं, दे शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स के नेशनल एवरेज जो हैं, नेशनल एवरेज कैसी हैं और हमारे स्टेट में लोगों की एजुकेशन की, हेल्थ की सिचुएशन कैसी है। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चुनाव होने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नीड फॉर एथिकल गार्ड रेल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है इसका इंजन है। हम सब इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, शायद हमें पता ना हो। फॉर एग्जांपल जीपीएस मैपिंग टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। फिर यू नो व्हेन यू राइट, व्हेन यू टाइप व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर व्हेन यू आर टाइपिंग योर ईमेल, तो आप एक फ़ोन अगर ख़रीदा है, नया फ़ोन है आपके पास, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप बार बार कर रहे हैं तो फिर सजेशंस भी जो है वो उस प्रकार के आने लगेंगे। तो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टच जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आता है। और जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा और इतना ही स्मार्टर ये आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वो होता जाएगा। ऑटोमेशन, बिग डेटा, एल्गोरिथम्स, ये इस लेवल पर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि ऐसा एक वक्त भी आ सकता है कि पहले का जो जीवन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले का जो जीवन था, शायद वो हमें याद भी ना रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिक हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी ने, इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी से भी पहले, इलेक्ट्रिसिटी ने ऑफकोर्स हमें कहीं ना कहीं, हम इफ़ यू कैन यूज़ दिस वर्ड, कि हमने समय को जीत लिया। अब ऑफकोर्स इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन बहुत साल पहले जब मैं एक क्लास ले रहा था तो जो हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ, और जब जो आग है, अग्नि, फायर का इन्वेंशन किया गया, या फिर इन्वेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज फायर वाज ऑलरेडी देयर। शायद हमने फायर के साइंस को जब समझ लिया तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सीड, आई वुड से। वो एक बहुत बड़ा इंसेप्शन था, वो एक ऐसा सीड था, एक ऐसा पावरफुल सीड जिसका यूटिलाइजेशन उस टाइम के लोगों को शायद पता ना हो। उससे क्या हुआ कि जो जंगली जानवर थे वो हमसे भागने लगे। पहले हम उनसे भागते थे, बचते थे, लेकिन अब वो हमसे भागने लगे। हम खाने पीने की चीज़ों को रोस्ट करके खा सकते थे, तो बहुत सारी फूड की वैरायटी जो है वो हमारे बास्केट में आ गई। बहुत सारी चीज़ें पहले हम नहीं खा सकते थे, बट नाउ आफ्टर फायर उसको थोड़ा बहुत पकाने के बाद यू कैन ईट इट। तो फूड वैरायटी इंक्रीज़ हुई, तो फूड वैरायटी इंक्रीज़ होने से स्टेबिलिटी आई। और दूसरी चीज़ समय। पहले ऐसा होता था कि अंधेरा जब हो गया, दैट्स इट, यू आर डन। उसके बाद आप गुफा के बाहर निकलेंगे तो
शिकारी जो जानवर है वो आपको मार सकता है, लेकिन फायर के आने के बाद गुफा में भी बैठे बैठे यू कैन यूट्यूब देख सकते हैं, नो आई एम जस्ट किडिंग, आप पेंटिंग बना सकते हैं, जो भी उस टाइम पर गुफाओं में से पेंटिंग वेंटिंग एक्सेट्रा हमें मिली है, नई नई गुफाओं को एक्सप्लोर करना एक्सेट्रा। तो समय जो है पहले कैसा होता था कि जब अंधेरा हो गया एंड दैट्स इट, यू आर डन। लेकिन अब फायर के आने के बाद आप विंटर से प्रोटेक्शन मिलेगा, आप ज़्यादा वक्त जो है आपको मिल गया, यू कैन ऐड योर प्रोडक्टिव आवर्स। इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद भी यही चीज़ हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जस्ट इमेजिन कि भारत के एक बहुत बड़े शहंशाह यू कैन से अकबर जो हैं, उनके पास सीलिंग फैन नहीं था, उनके पास ट्यूबलाइट्स नहीं थी, उनके पास ये चीज़ नहीं थी कि उन्होंने एक बटन दबाया और सीलिंग फैन ऑन हो जाए या फिर एयर कंडीशन ऑन हो जाए। आज लगभग हर एक घर में ये टेबल फैन या फिर सीलिंग फैन है। तो जस्ट इमेजिन कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हंगर, पॉवर्टी, डिजीज़, ये सारी चीज़ें भी एलिमिनेट हो जाएगी। एक ऐसा भविष्य, जस्ट इमेजिन कि जो चीज़ें हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए जो समय बर्बाद करते हैं, राइट, इनफैक्ट एक बड़े लेवल पर अगर आप देखें तो खेती बाड़ी जो है दैट इज़ ऑल्सो आई वुड से नॉट प्रोडक्टिव। ना होल्ड ऑन अ सेकंड, राइट, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। एक ह्यूमन बीइंग के लिए लेट्स से मेडिटेशन, एक्सरसाइज, दुनिया को एक्सप्लोर करना, देखना नई नई चीज़ें, कोई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना, राइट, जिससे हमारा जीवन इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं वो और ज़्यादा उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें। तो ये सारा खेती बाड़ी का काम, चीज़ों को प्रोड्यूस करना, लेट्स से योर कार बनाना, वट एवर इट इज़, ये सारी चीज़ें हम रोबोट से भी करवा सकते हैं, इज़ इट? ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एज ए ह्यूमन बीइंग का जो मेन काम है वो करें, लाइफ को एक्सप्लोर करें। तो ये शायद मैं जब इमेजिन करता हूँ तो आई थिंक मे बी आफ्टर 50 ईयर्स, मे बी आफ्टर 100 ईयर्स ऐसा भी ज़माना आएगा कि आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ये सारा काम जो है वो आपको खाना पीना प्रोड्यूस करना, खाना पीना आप तक पहुँचाना, ये सारी चीज़ें रोबोट्स के द्वारा की जाएगी। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें, एन्जॉय योर लाइफ। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी इन फ्यूचर। और क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स साइंटिफिक डिस्कवरी में हमारी मदद कर सकता है। कैंसर डिटेक्शन में तो आज भी इसका इस्तेमाल होता जा रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा की जा सकती है। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके AI की वजह से $15 ट्रिलियन का एडिशन होगा ग्लोबल इकोनॉमी में बाय 2030। और GDP जो है, ग्लोबल GDP में भी 14% राइज हमें देखने को मिलेगा। गूगल ने कुछ 2600 जितने ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं कि जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म है नेचर, तो नेचर के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें 134 जितने जो सब टारगेट्स हैं या फिर 79% जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को हम SDGs को हम अचीव कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्राइवेसी, तो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जितना ज़्यादा हम AI का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल कैपेसिटी चाहिए और उसके लिए आपको बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा कार्बन भी जनरेट करेंगे, राइट। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़ प्राइवेसी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमने ही, ह्यूमन बीइंग्स ने ही बनाया है। तो मुझे अगर एक देश के लोग पसंद नहीं हैं, अगर मैं एक प्रकार की कास्ट का नफ़रत करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी देश से या फिर किसी धर्म से या फिर किसी स्किन कलर से, वॉट एवर इट इज़, राइट, ये सारे प्रिजुडाइजेस हैं। तो यही सारी ट्रेनिंग किसको मिलेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी प्रकार का बिहेवियर करेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह उसमें फीलिंग तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक जो आपने उसको सिखाया है वो चीज़ वो करेगा और धीरे धीरे उस चीज़ को बेटर करता जाएगा। दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट।
फिर ये प्रॉब्लम्स है। फिर दूसरी चीज़ है कि जो लोग हैं उनको हमें रीस्किल करना पड़ेगा। बहुत सारी डेस्क की जॉब, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जब आप कुछ टाइम पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था, जस्ट टू हैव ए सॉर्ट ऑफ नाश्ता करने के लिए, लेट्स से राइट, मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो लंबे टाइम के बाद मैं वहाँ पर गया। उनकी, मेरे फ्रेंड जो है उनकी ऑफिस तो उस मैकडोनल्ड की बिल्डिंग के ऊपर ही है, तो वो लोग तो कई बार आते जाते रहते। तो मैं जब वहाँ पर गया आफ्टर मे बी, आई डोंट नो, मे बी आफ्टर अ ईयर और समथिंग, तो वहाँ पर एक बड़ा सा एक स्क्रीन रखी गई है और वहाँ पर ही आप डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इट लुक्स वेरी नाइस। लेकिन उस चीज़ को अगर आप देखें तो पहले लेट्स से मैकडोनल्ड्स में 4 लोग काउंटर पर काम करते थे, ये मशीन के आने के बाद 3 लोग ही काम करेंगे, एक व्यक्ति की जॉब चली गई। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो चली जाएगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी जॉब्स जनरेट भी होंगी, लेकिन जिन लोगों की जॉब जा रही है उनको हमें रीस्किल करना होगा, उनको कुछ हमें नई चीज़ सिखानी पड़ेगी ताकि वो दूसरा कोई काम कर सके, पहले जो कर रहे थे उससे कुछ अलग काम कर सके। इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू शिफ्ट टू कंट्रीज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI रिलेटेड वर्क इज़ ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसी देशों में होगा जहाँ पर AI के साथ जुड़ा हुआ काम चल रहा है, तो दूसरे देशों के लिए ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। एल्गोरिथम्स आज इस लेवल के बढ़ गए हैं कि सच पूछिए तो मैं अपने आप को जितना नहीं जानता हूँ, आप अपने आप को जितना नहीं जानते, उतना एल्गोरिथम्स हमको जानते हैं, क्योंकि हमारी क्या पसंद है, कौन सी चीज़ हमने स्क्रॉल की, किसको रिजेक्ट कर दिया, ये वो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर होती जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें हमारी सोसाइटी के लिए नहीं, लेकिन हमारी दुनिया के लिए, राइट, एक वृक्ष की चिंता नहीं करनी है, हमें वन की चिंता करनी है। तो एक बिग पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल को हमें डेवलप करना चाहिए और कुछ कॉमन गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। और सिर्फ प्रिंसिपल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, इन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी करना ही होगा। आज का लास्ट टॉपिक है ऑन द डिफ़िकल्ट ट्रायल ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। CBI के एक फॉर्मर डायरेक्टर ने ये आर्टिकल लिखा है। CBI जो है उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत ही टैलेंटेड, डेडिकेटेड, राइट, नॉलेज, लो की अच्छी नॉलेज वाले और इंटीग्रिटी का कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, ऐसे अच्छे लोग इस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से इस इंस्टीट्यूशन का नाम ख़राब होता है। CBI का परफॉर्मेंस जो है ये मिक्स्ड बैग रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए हैं, कहीं जगहों पर बहुत बड़े फेलियर्स भी CDI के ऊपर, नॉट CBI के ऊपर हमें CBI का परफॉर्मेंस कई जगहों पर बहुत ही वीक रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म होने में। और यहाँ पर हम बात करेंगे नीरव मोदी के केस के साथ जुड़ी हुई बात, राइट। सबसे टफ जो कोई टास्क होता है तो दैट इज़ एक्स्ट्राडिशन के, किसी दूसरे देश में से उस व्यक्ति को वापस हमारे देश में लेकर आना। नीरव मोदी केस में हमें सक्सेस देखने को मिला, लेकिन बोफोर्स गन का जो केस है उसमें एक ओटेवियो क्वाट्रोची, ये इटालियन नेम है, ओटेवियो क्वाट्रोची, तो ये ओटेवियो क्वाट्रोची जो हैं ये इस बोफोर्स केस में जुड़े हुए थे और फिर वो हमारे देश में से भाग भी गए, अपने देश में पहुंच गए, उनका कुछ कोई नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे पावरफुल लोग जो हैं वो इस व्यक्ति की मदद कर रहे थे जो सरकार में थे। नीरव मोदी का जो केस है, नीरव मोदी ने भी पूरी कोशिश की, इस व्यक्ति ने, जो फॉर्मर इंडिया के 2 जजेस हैं उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको भी मदद के लिए रखा था, लेकिन फिर भी CBI की जो थरो इन्वेस्टिगेशन है उसकी वजह से वक्त अब वो बहुत दूर नहीं है जब नीरव मोदी को वापस हमारे देश में भेजा जाएगा। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो जो एक्यूज्ड हैं वो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि वो ये कहेगा उस कोर्ट को, फॉर एग्जांपल नीरव मोदी ने UK की कोर्ट को ये कहा कि ये जो ऑफेंस हुआ है वो इंडिया में हुआ है, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, छोड़ दीजिए इन द सेंस यू कैन नॉट, आप इस मुकदमे को नहीं चला सकते क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, UK के लॉज जो है वो इंडिया के ऊपर लागू नहीं होते हैं। पॉलिटिकल कंसिडरेशन कि भाई ये पॉलिटिकल वजहों से हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरी चीज़ जो होती है वो फिर ये कहते हैं कि वहाँ की जेल्स जो हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब है, मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं हैं जेल्स में, ये हैं वो हैं एक्सेट्रा, ह्यूमन राइट्स और इन सारी बातों के
ऊपर। लेकिन ये तीनों रीजंस जो हैं वो लंदन के जज ने रिजेक्ट कर दिए। और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि सीबीआई ने एक बहुत ही थरोनेस से अपना काम जो है वो किया था। विजय माल्या की बात करें तो उसके केस में कुछ एक अलग, वहाँ पर इतना सक्सेस हमें नहीं मिला है, लेकिन नीरव मोदी के केस में डेफिनेटली एक सक्सेस हमें, ये सीबीआई को डेफिनेटली एक सक्सेसफुल लेवल पर सीबीआई ने इसको एग्जीक्यूट किया है। और दूसरे भी चैलेंजेस होते हैं जब आप दूसरे देश के साथ डील करते हैं इस प्रकार के केस में, तो लेटर रोगेटरी, यानी कि वहाँ की कोर्ट के काम करने का तरीका, भारत का काम करने का तरीका, फिर आपको यहाँ के कुछ परमिशंस वहाँ तक पहुँचानी है, फिर वहाँ से पूरी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, और ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हेड्स ऑफ टू सीबीआई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे रिफॉर्म्स की भी सीबीआई में आवश्यकता है। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो अब सरकार जो है वो एयरपोर्ट्स की जब नीलामी करेगी तो कुछ लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स को प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स के साथ बंडल्ड किया जाएगा, वरना कोई लॉस मेकिंग प्लेटफॉर्म्स को खरीदेगा ही नहीं या फिर उसको ऑपरेट ही नहीं करेगा। सरकार का लक्ष्य है 2.5 लाख करोड़ रुपीस डिसइन्वेस्टमेंट्स है टोटल, तो उसमें से बहुत सारे एयरपोर्ट्स में भी काफ़ी पैसे सरकार को मिलेंगे, और 50 साल के लिए एयरपोर्ट्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। फिल्टरिंग रेज्यूम्स बट नो ब्लॉक ऑन मैसेजेस, एक जो एसएमएस आउटेज हमें देखने को मिला, तो इसके ऊपर एक जो ब्लॉक करना जो है उसके ऊपर एक रोक लगाई दी गई थी 17 मार्च तक। अब फिर से वो रिज्यूम किया गया है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। DPIIT likely to release new draft on e-commerce policy. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक नया ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, नया ड्राफ्ट रिलीज़ करने वाले हैं। और इसमें डिमांड ये थी कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है यही सारे ये ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ को हैंडल करें, लेकिन फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का अलग अलग सजेशन है, तो अब और थोड़ा वक्त लगेगा इस चीज़ को फाइनल करने में। फिर डेटा जो है वो कौन सा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोसेस एनालिसिस, इसके साथ जुड़ी हुई भी क्लैरिटी आएगी। और बहुत सारे लॉज डील करते हैं ई कॉमर्स को, इनकम टैक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ, तो ये सारे लॉज जो हैं उनको अलाइन करके भी एक बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक जगह पर सारे सॉल्यूशंस हों, ना कि अलग अलग लॉज इम्प्लीमेंट हों। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये है आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा, और जो प्रश्न पूछे उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।